नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मेरा नाम है तन्वी खुराना और आज वर्ल्ड वाटर डे है, तो हम सभी इस दिन को अच्छे से मनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है एवरी डे एवरी ड्रॉप काउंट्स। एवरी ड्रॉप काउंट्स, इसी पर चर्चा करने के लिए हम लोग के साथ मौजूद हैं हमारे दो एक्सपर्ट्स। आइए मिलते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर CV शिमरे, वेलकम मैम। थैंक यू। और प्रोफेसर दिनेश कुमार, वेलकम सर। नमस्कार सर और मैम दोनों हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स NCERT से। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएं, हम आपसे बात करना चाहते हैं कोविड-19 के बारे में। नोवेल कोरोना वायरस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और उसे रोकने के लिए, उससे हम बच कैसे सकते हैं, इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी रखी है, जिसके बारे में सर और मैम हमें बताएंगे। तो आइए सुनते हैं सर। जैसा कि अभी तन्वी जी ने कहा, धन्यवाद तन्वी जी, कि आज हमारे चर्चा का विषय तो जल है। विश्व जल दिवस के बारे में हम वार्ता करेंगे। लेकिन जो आज की परिस्थिति है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो कोविड-19 का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल रहा है और भारत इससे अछूता नहीं है। हालांकि अभी ये स्थिति अलार्मिंग नहीं हुई है, लेकिन हमें इससे बचना है। तो जो एडवाइजरी है उसमें कुछ क्या करें और क्या ना करें, उसके बारे में जल्दी में थोड़ा जो एडवाइजरी है उसको मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि एक तो लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना कम करें और समय समय पे अपने हाथ को साबुन से धोते रहना है या उसे किसी सैनिटाइज़र या हैंड रब के द्वारा सैनिटाइज करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब छींकना या खांसना है तो या तो अपने नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकना है और अन्यथा अपनी कोहनी के अंदर के हिस्से से, जिससे कि वो कपड़े पे जाए, वो करना है। और जो भी सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे तुरंत बंद कर दें। अगर हम लोगों से कोई इंटरेक्शन है तो उनसे एक दूरी बनाए रखना है हमें। और अगर किसी वजह से कोई अस्वस्थता हम महसूस कर रहे हैं, स्पेशली विशेष रूप से जब कोई फ्लू का है, तो उसमें हमें तुरंत अपने टेम्परेचर को देखना है और मुंह नाक को ढक के रखना है कि अगर ये कोविड-19 का इन्फेक्शन है तो दूसरों तक न पहुँचे। और निश्चित रूप से सरकारी अस्पताल में संपर्क करना है। तो ये सारे क्या करें, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो क्या ना करें उसके बारे में जो सुझाव दिए गए हैं और इसे अगर हम पालन करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं कि हम अभी लोगों से हाथ न मिलाएं, नमस्कार करें। खांसी बुखार हो तो किसी के संपर्क में न रहें। अपने अनावश्यक रूप से अपने आँख, कान या नाक और मुंह को स्पर्श करने से, छूने से बचें। और जो छींकना खांसना है वो पब्लिक प्लेस पे खुले ना करें। पब्लिक प्लेस पे थूकना भी नहीं चाहिए। यात्रा करने से भी बचें और बड़े जगहों पे जहाँ पे कोई गैदरिंग है वहाँ जाने से बचें। कैंटीन में, रेस्टोरेंट में जाने से बचें। और भी दूसरी ऐसी कोई भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ जाने से बचें। और इसके बारे में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ भी फैल रही हैं, बहुत सारे मैसेज सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो उनको भी जब तक कि आप निश्चिंत ना हो तब तक उसके बारे में कोई सूचना, उसको फैलाना सोशल मीडिया पे, या एक तरह से एक जुर्म है, अपराध है, तो उससे भी बचना चाहिए। मैम, Yeah, so let me repeat that in English. So what are the do's? To maintain personal hygiene and physical distancing, to practice frequent hand washing, wash hands with soap and water or use alcohol-based hand rub. Wash hands even if they are visibly clean. So it might seem that your hands are clean, but still you have to wash or rub it with alcohol-based hand sanitizers. Cover your nose and mouth with handkerchief or tissue while sneezing and coughing. And throw used tissues into closed bins immediately after use. And maintain a safe distance from persons during interaction, especially with those having flu-like symptoms. And sneeze in the inner side of your elbow and not to cough into the palms of your hands. Take temperature regularly and check for respiratory symptoms. And see a doctor if you feel unwell, like if you have fever, difficulty in breathing and coughing. So while visiting doctors, make sure that you wear a mask or cloth to cover your mouth and nose. And in case of any kinds of symptoms like fever, flu, or any kinds where you think that you have something similar to those which are talked about related to coronavirus, then maybe you should call a helpline, definitely. And their helplines are all available there, so you can call those numbers and get in touch with, or you can talk to your doctor or visit doctor, physician as soon as possible. So those are the do's.
And there are several don'ts as well, which you should avoid doing it. For example, avoid shaking hands at this time. Avoid having close contact with anyone if you're experiencing cough and fever especially. And do not touch your eyes, nose and mouth if your hands are not clean or washed or it is not rubbed with a hand sanitizer. And do not sneeze or cough into your palms or your hands. And do not spit in public. Do not travel unnecessarily, particularly to any infected regions. For example, now we hear a lot about a number of coronavirus cases increasing in Maharashtra. Do not participate in large gatherings, including sitting in groups at canteens. Do not visit gyms at this time, clubs, and any crowded places. And do not spread rumors or panic, which is very, very important at this time. So those are the do's and the don'ts regarding coronavirus. Thank you, sir. Thank you, ma'am. ये जानकारी हम सभी के पास ज़रूर होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे। इसमें जो कुछ भी लिखा है आप प्लीज़ उसे कुछ दिनों तक तो निभाइए। और मैं आपको बता दूं कि आप हमें देख रहे हैं स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 31 किशोर मंच पर। अगर आपके पास कोई भी सवाल है हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड जो कि है एवरी ड्रॉप काउंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, तो प्लीज़ हमें भेज दीजिए हमारे YouTube चैनल पर NCERT ऑफिशियल। उसके कमेंट बॉक्स में आप जो भी सवाल लिखेंगे सर और मैम उनका जवाब ज़रूर देंगे। तो पानी हम सभी के लिए ज़रूरी है, हम सब जानते हैं हम पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन उसे कंजर्व करने की, उसे सेव करने की हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बनती है। उसे कैसे करना है उसी के लिए चर्चा करेंगे आज हम इस डिस्कशन में। चलिए शुरू करते हैं हमारे सवाल जवाब का सिलसिला। और सबसे पहले मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि सर, वर्ल्ड वाटर डे हम क्यों मनाते हैं? इस विषय में सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा करेक्शन करूँगा कि जो वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस है, ये 22 तारीख को मनाया जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाएगा। और आज चूँकि हमारे पास श्रोताओं से, दर्शकों से वार्ता करने का दिवस आज था, तो आज इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत 1993 से हुई थी। 1993 के पहले 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, उसमें एक रिजोल्यूशन के बाद ये तय किया गया था कि विश्व जल दिवस मनाया जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है कि वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जल के बिना तो किसी भी तरह के जीवन की, पर्यावरण की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो रिजोल्यूशन था, उस रिजोल्यूशन में जो उस साल 1993 में ऑब्जर्व किया गया, तो उसको मैं चाहूँगा कि जो कोट अनकोट मैं यूनाइटेड नेशंस के ये हैं वो मैं पढ़ दूँ। और ये इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है, कि जो उसका एजेंडा 21 था उसमें कहा गया था कि स्टेट्स वेर इन्वाइटेड टू डिवोट द डे एज अप्रोप्रिएट इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट टू concrete activities such as promotion of public awareness through the publication and diffusion of documentaries and the organization of conferences, roundtables, seminars and expositions related to the conservation and development of water resources। तो इससे ये पूरी बात स्पष्ट हो जाती है कि यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत ही बड़ा विज़न और ऑब्जेक्टिव सामने रखा था जल को देखते हुए। और उसमें जल के वाटर पॉल्यूशन की भी बात थी, उसमें उसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की भी बात थी, जो फ्रेश वाटर के जो रिजर्वायर्स हैं वो उसके भी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात थी। तो एक बहुत ही बड़ा विजन लेकर के चला गया था और इसे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके और भी बहुत सारे विषय हैं, अभी एक एक करके आएंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल के बिना हम न तो अपने भोजन की कल्पना कर सकते हैं, न अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं। हमारा पर्यावरण भी जल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये दिवस यूनाइटेड नेशन ने एज अर्ली एज 1993 इसको आइडेंटिफाई किया, जिससे कि दुनिया कम से कम एक दिन इसके बारे में सोचे। और वैसे तो ये दिवस हर दिन के लिए है। अगर एक दिन हमें जल नहीं मिलता है तो हमारी क्या स्थिति होती है, आप ये समझे। तो हमारे लिए तो हर दिन जल का दिन है, लेकिन एक ऐसा दिन है जिसमें हम ये चर्चा करते हैं, ये जानते हैं कि हमें किस तरह से अपने पानी को सुरक्षित रखना है, कंजर्व करना है, साफ रखना है। राइट, थैंक यू सर। मैम, सो दिस इज थीम इज वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, बट व्हाई डू वी नीड एनी थीम फॉर दिस ओकेजन? Okay, so Sir has just explained how it started, the genesis of this World Water Day, and it started in 1993,
And since 1993, every year a separate theme has been identified, which is all related to water. For example, we can see in the slide, there are certain themes since like from 2000 up to 2020. If you go back there, so what was a theme in 2003? It was water in future. And so why it was identified was that we have to think about the future as well, because we cannot use whatever we have now, but also make enough water available for the future generation. So keeping in view the sustainable development point of view, that means that using resources in the present, also making available those resources for the future generations also. So keeping that in view, in 2003 the theme was identified as water in future. Similarly, if we look at 2009 theme, it was trans water. So trans water, it talks about transboundary. I mean, different countries, water, because water is not restricted, rivers flows between different countries, and so how do you deal with those issues, you know, so that conflicts do not come into the picture. So keeping that in view, the theme was identified as trans water. Similarly, in 2014 the theme was water and energy. Again, water and energy are so connected. To produce energy, you use water. To supply and disseminate water, you use energy again. And so the connection between energy and water. How do you save water and how do you save energy? So focusing on that, so the theme was identified as water and energy. Then in 2018, nature and water was identified. Like, how do we save water in natural ways, not using technology as far as possible, but nature-based solution to conserving and preserving water. So themes have been identified in different years, keeping in view the focus of that year. So similarly, this year, now we are always talking about climate change, and it is a very important issue, and so this year's theme has been identified as water and climate change. Okay, that sounds very appropriate. Sir, जैसे हमारा आज का टॉपिक है एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर एक बूंद गिनी जाती है, लेकिन हमारी प्लैनेट अर्थ पे तो बहुत सारा पानी है, बीट रिवर्स हो, सी हो, ओशंस हो, पानी तो बहुत है, तो फिर हर एक बूंद क्यों गिनी जाती है? देखिए, मैं तो अभी सबसे पहले जो डॉक्टर शिमरे ने अभी बात कही कि अलग अलग सालों में अलग अलग थीम यूनाइटेड नेशन ने इसमें आइडेंटिफाई किए थे, और इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि जो अलग अलग विषय हैं, चाहे वो कंजर्वेशन की बात हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, या ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ रिवर्स हैं, तो जल जो है वो हर तरह से हमको जोड़ता है, और जल की जो महत्ता है, और इवन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखें तो हम जो भोजन करते हैं, जो फूड हमें मिलता है, अन्न जो हम खाते हैं, वो कैसे होता है, उसके लिए भी पानी चाहिए। बिना सिंचाई के हमारा कोई क्रॉप नहीं हो सकता है। हाँ जी। तो और वहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि कुछ समय पहले वाटर से रिलेटेड भी एक इसी तरह की बात आई थी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो बिना जल के तो हमें भोजन भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए जल की तो महत्ता है और ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जो आपने सवाल उठाए कि पानी बहुत सारा है, तो मैं ये दिखाना चाहूँगा एक अपने दर्शकों को कि हमारे जो पूरा जल, एक तो सबसे एक ये पूरा फिक्स्ड है, इसकी जो मात्रा है ये बदली नहीं जा सकती, इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता है। जो भी इस प्लेनेट पे, हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, जो हमारा घर है, पूरी मानव जाति का जो घर है, उस पे जल की उपलब्धता निश्चित है, एक निश्चित मात्रा है। और उस निश्चित मात्रा का ये जो पाई डायग्राम दिखा रहा है कि 97% जो पानी है, जल है, वो सलाइन है, ओशन में है, जो कि हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है जब तक कि हम उसे अपने इस्तेमाल के लायक न बना लें, डिसैलिनेट करके। कुछ देश ऐसा कर रहे हैं, जो खाड़ी के देश हैं जहाँ की जल की उपलब्धता नहीं है, वो उसको डिसैलिनेट करते हैं। तो बचा सिर्फ 3% पानी ही हमारे पास फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध है, जो हमारे इस्तेमाल के लायक होता है। पूरी दुनिया पूरी पृथ्वी पे जो जल है उसका कुल 97% हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है। 3% जो बचा, अब इस 3% का भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है और दर्शकों को, विद्यार्थियों को जानना चाहिए। आप अगला स्लाइड दिखाएं अगर, तो आप देखेंगे कि ये जो 3% के बाद जो जल बच रहा है, इसमें लगभग 70%, 68.7% इसमें दिखाया जा रहा है, वो परमाफ्रॉस्ट मीन्स कि वो हमेशा से, लगभग लाखों सालों से वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, तो वो भी हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है।
ओके। जो फ्रेश वाटर 3% जो फ्रेश वाटर था जिसके कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी 70% बिल्कुल ही ग्लेशियर्स के रूप में हमेशा जमा हुआ है। और ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया परमाफ्रॉस्ट, इसका मतलब कि वो मिलियन ईयर्स से भी वो उसी तरह से फ्रोजन कंडीशन में है। वो हमारे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि अभी इससे जुड़ी हुई कुछ बातें अभी मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। ये आ रही है कि ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये भी क्लाइमेट चेंज जो इस साल का विषय है कि क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, तो उस क्लाइमेट चेंज में के वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे ये ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे, 70% वो जो जल जब पिघलेगा, तो उसके पिघलने से जो आशंका व्यक्त की जा रही है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, उसके अपने असर है, और उसके अलावा उस ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से सी लेवल राइज का भी खतरा है। उस सी लेवल राइज को आप ऐसे समझें कि हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में कुछ छोटे छोटे जो द्वीप वाले देश हैं, फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स, ये दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां की उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी में डूब जाए, तो ये खतरा है। तो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ ये विषय है। इसके बाद लगभग 30% जल, जो 3% का जो 30% है, वो अंडरग्राउंड वाटर है। ये मैं दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ग्राउंड वाटर है परमाफ्रॉस्ट ग्लेशियर्स के बाद, वो सबसे ज्यादा है जो हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे है। और इसी जो पाई डायग्राम या बार डायग्राम जो दिखाया जा रहा है, इसमें आप अगर देखें तो सिर्फ 1.2% जो पानी है, जल है, वो हमारे सरफेस पे, चाहे वो पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स पे है, जो हमारे लिए उपलब्ध होता है। और इसी जल को हमें कंजर्व करना है, और जहाँ तक ऐसा प्रयास करना है कि हमारे पर्यावरण में, वातावरण में, क्लाइमेट में कोई चेंज ना आए, क्योंकि क्लाइमेट में चेंज अगर ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, विश्व के तापक्रम के बढ़ने से जुड़ा हुआ है, तो इसके अपने प्रभाव हैं। आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के आज लगभग साल में 3-4 बार हमारे देश में कोई न कोई ऐसी आपदा तूफान के रूप में आती है। आपने को याद होगा कि 2-3 साल पहले फाइलिन नाम का एक तूफान आया था जो उड़ीसा के में गया था। फिर पिछले ही वर्ष अभी फणी तूफान आया जो भी उड़ीसा में ही उसने अपना प्रभाव डाला था। तो इस तरह के कई तूफान जो आ रहे हैं, ये भी एक तरह से क्लाइमेट चेंज का सूचक है। और दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर ग्लेशियर्स जो परमाफ्रॉस्ट जो पड़े हुए हैं लाखों वर्षों से, वो एक तरह से एक रिजर्वायर है, और वो अगर पिघलते हैं तो उसके वजह से हमारे बहुत सारे शहरों के डूबने का खतरा है, और छोटे छोटे द्वीप समूह तो हो सकता है पूरे डूब जाए। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की उपलब्धता बहुत कम है। और इस अगली स्लाइड में अगर मैं चाहूँगा दिखाना कि इसमें भी अगर देखें आप, जो सरफेस वाटर है, उस सरफेस वाटर में लगभग जो 24% सरफेस वाटर है, मैक्सिमम सरफेस वाटर जो है वो हमारे इसमें लेक्स में और रिवर्स में है और एटमॉस्फेयर में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जल की जो उपलब्धता ग्राउंड लेवल पे है, बिलो द सॉइल है, जमीन के जो नीचे है, उसे हमें जरूर बचाना है। और हम अगर पूरे देश में सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका जो एक्सप्लॉयटेशन आज जिस तरह से हो रहा है वो जल के लिए बहुत ही खतरनाक है। ओके सर, जैसे आपने बताया कि वो ग्लेशियर्स हैं, अगर वो मेल्ट भी हो जाते हैं और सी लेवल राइज हो जाता है, तो भी वो हमारे पीने लायक तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा वो पीने लायक। बिल्कुल सर। ओके मैम, so what are the water issues when we talk about particularly our country, that's India? There are several issues, like see, we hear about the Kaveri water issue, which is majorly between two states, Karnataka and Tamil Nadu. That has been going on for years and decades, I would say. Then we have water for consumption is an issue. Most importantly, agriculture is being impacted by water, because if you don't get enough rainfall, then then what happens to the crops? The crop failure. There is crop failure. And if there is so much water in a shorter period, there is so much rainfall in a shorter period of time, then what's going to happen is that, again, it will flood the whole place. The crops will damage again. So both drought and too much of rainfall in a shorter period is going to impact agricultural production. And our country is dependent a lot on agricultural production. And economy is going to be hit very hard. Livelihoods are going to be impacted. So that's one thing. On the other hand, for domestic consumptions also, we're using a lot of, sir talked about groundwater, how we must conserve, and we must, our attempt should be to conserve those groundwater so that we have enough in there. So, but we're
taking out, pulling up so much of groundwater now that the groundwater level is really going low, and we are not recharging equally enough. And so that's creating all the problem. And so if we keep on consuming like this, pulling out, drilling and doing all those things and pumping out more and more of groundwater, then how much groundwater is going to go low, and you cannot recharge them immediately. So that is another issue, that groundwater level is going really down, and that's going to impact our domestic consumption. So again, industry also requires water. Industry will not function without water. Right. And so again, so how do you get this water from, where do you get this water from for the industries, for the production? Because again, if there are no industries, there will be no jobs, there will be no livelihood. And so, water problem is not just about water, but it's about our livelihood, it's about our survival. So it's all connected, and so the issues are many, especially for India. And we say that it's like the population of India is about almost 18% of world's population is in India. But we have just about 4% of fresh water in India. So and we are saying that we are developing. When we are developing, what's happening is that it is water consumption is directly proportional to development. The more you develop, the more it happens that the more you consume water. So if we are going to develop more and more, where do we get more and more fresh water from? Because 4% is all we have, and that also we are using it misusing it, abusing it so much that we are not going to even have that 4% in the near future. And so how do we tackle those problems? So it's in different levels that we are facing. Right now, we talk about health. We are so concerned about health. We talked about washing our hands, frequently. 20 seconds of running water, you need that. Everybody has that, luxury, access to such water? So that's a big question for all of us now. Even, buildings, offices, formal sectors, we are able to access those water for 20 seconds every time. But what about informal sectors? What about people living in, temporary shelter homes or the slums? Do they have enough water? And so it's about, it's about who gets access to those water, how much water is available, how much is affordable, how much of the water is polluted. Again, even if there are fresh water, it might be polluted. You cannot use it. So there are issues. So at several levels, our problems are there. And so, we can talk the whole time, the whole day regarding the issues. But there are many issues that India is facing. And we really have to pull our socks up and start working on this towards conservation, towards taking care of our water resources, Okay. Yeah, I would like to just take what Dr. Shimray has said further, that since he has rightly pointed out, उन्होंने जो कहा है कि ये क्लाइमेट का तो मुद्दा है ही, उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी, और उस अवेलेबिलिटी के लिए अब हमारे देश में अभी आप गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, और आप देखेंगे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, या बहुत सारे ऐसे देश के हिस्से हैं जहाँ की पिछले साल भी अगर आप याद करें तो रेलगाड़ियों से पानी भिजवाया गया था महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में। तो ये जो अवेलेबल वाटर है, इसका एक जुडिशियस इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये लग्जरी बहुत सारे सेक्टर को नहीं है जिनके पास ये रनिंग वाटर टैप का अवेलेबल है। हालांकि सरकार का एक मिशन है, लेकिन जब तक हम जुडिशियस इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये उपलब्धता नहीं रहेगी। तो सर, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है पानी सेव करने के, अगर वो हैं तो हम क्या उन्हें ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये बात तो मैं कहूँगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वाटर का, जो डोमेस्टिक यूसेज हैं, अगर अपने शहर को या किसी शहर को ले लें, तो एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि जो वाटर को लिफ्ट किया जाता है ओवरहेड टैंक्स पे, तो ओवरहेड टैंक्स पे बहुत छोटा सा उदाहरण है, और उसमें लोग इसकी चिंता नहीं करते कि वो टैंक फुल हो गया, भर गया है, और फिर वो ओवरफ्लो करता रहता है, और इस बात की वो बिल्कुल परवाह नहीं करते कि मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं उसका बिल दे दूंगा। लेकिन जो पानी ओवरफ्लो होकर के ड्रेन में जा रहा है वो अब बिल्कुल वेस्ट हो गया, जबकि उसको प्यूरिफाई करने में रिसोर्स का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे ज़्यादा कि अगर वो पानी वेस्ट नहीं जाता तो शायद किसी के काम आ सकता था। जो बात हम बिजली के लिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, सो इज ट्रू फॉर वाटर। जल के लिए भी यही बात है कि अगर उस जल को, क्योंकि वो अगर ड्रेन में चला गया तो अल्टीमेटली फिर वो हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं रहा,
दोबारा इस्तेमाल के लिए बनाने के लिए हमें फिर से अपने रिसोर्सेज को उसमें देना पड़ेगा। और जो दूसरी बात है कि चाहे वो इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, खेती हो, कृषि हो, इस दोनों के लिए पानी चाहिए। बिना पानी के दोनों नहीं चल सकते हैं। और डॉक्टर सिमरे ने बिल्कुल सही कहा कि हम आज जिस तरह की इकोनॉमी में हैं उसमें इंडस्ट्री का भी होना जरूरी है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट देता है और वो देश के जो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और दूसरी एग्रीकल्चर ये भी उसी तरह से उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो इस दोनों के लिए पानी चाहिए, और ये दोनों में आज सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि चूँकि रनिंग वाटर या पॉन्ड्स या लेक्स या कैनाल सिस्टम हर जगह नहीं है, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर के ही पे निर्भर है और उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारी जगहों पे पानी का लेवल 600 मीटर से भी नीचे जा चुका है। 600 मीटर मतलब लगभग हाफ ए किलोमीटर, मोर देन हाफ ए किलोमीटर बिलो यू हैव टू ड्रिल, तब जाके आपको जल मिलेगा। और फिर उस पानी की, उस जल की जो क्वालिटी है, क्योंकि हम जितना नीचे जाएंगे उतना नीचे जो दूसरे जो अन कॉल फॉर मिनरल्स हैं लाइक आर्सेनिक, लेड और दूसरे जो हार्मफुल मेटल्स हैं उसमें उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इससे कल्पना करें कि हम एक डबल डिसएडवांटेज पे, डबल एज्ड सोर्ड पे, तलवार पे हम खड़े हैं कि एक तरफ से हमने अपने जो ग्राउंड वाटर है उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए किया जाए या इंडस्ट्री के लिए किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री को जब और पानी का सोर्स नहीं होता है तो वो कई बार लीगली परमिशन लेके और बहुत बार इनलीगली, और ये एग्रीकल्चर में भी होता है। आप अगर दिल्ली का उदाहरण लें तो दिल्ली में सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल किया जाना ये बैन है, लेकिन कहीं कहीं पे देखा जाता है कि रिपोर्ट्स हैं कि होती हैं जी। और इस बात की हम चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में वाटर टेबल इतना नीचे हो जाएगा जिससे कि हम चाह के भी अंडरग्राउंड वाटर नहीं निकाल सकते हैं और हमें बाहर से पानी लेना पड़ेगा। और जो रिचार्ज के लिए सरकार की जो पॉलिसीज हैं कि जो हमारा, और इसको एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि आज जिस तरह से कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, तो ये कहाँ बन रही हैं? ये कोई बाहर तो बन नहीं रही है। अल्टीमेटली हम एग्रीकल्चरल लैंड को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो एग्रीकल्चरल लैंड जो थी, कुछ ऐसी जमीन धरती थी जहाँ की कुछ नहीं होता था, लेकिन जब बारिश होती थी तो वो एक तरह से रिचार्ज सिस्टम का काम करती थी, लेकिन उसको भी हमने अपने अर्बनाइजेशन के लिए बिल्डिंग बना करके उसको कवर कर दिया है। तो ये जो बात अभी डॉक्टर सिमरे ने कुछ देर पहले और की थी, जो क्लाइमेट इरेटिक हो रहा है, क्लाइमेट इरेटिक होने का मतलब है कि कभी तो बिल्कुल सूखा है और एकाएक बहुत ही ज्यादा बारिश हो जाती है, जो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। ये दोनों स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये भी इसी कारण हो रहा है। और हम वो पानी जो सरफेस पे क्लाउड बर्स्ट से भी आया, अब उसके पास वो समय नहीं है वो उस पानी को, उस जल को, कि वो धरती के नीचे जाए, और वो हमने स्कोप भी नहीं छोड़ा है, तो वो अल्टीमेटली सरफेस पे बह के समंदर में जाके बेकार हो जाता है। तो आप स्थिति समझें कि हमने अपने ग्राउंड वाटर को भी इतना खराब कर दिया है निकाल करके कि उसकी उपलब्धता हमारे पास नहीं है, और जो सरफेस वाटर है वो भी हमारे पास रिचार्ज करने के लिए हमने एप्रोप्रिएट स्कोप नहीं छोड़ा है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, और इसमें सरकार की नीतियां भी होंगी, उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कृषि में हो, और चाहे हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इस जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। Exactly. So, like you said, that I'm sure the government is doing something or the other to solve this matter. So, what are those initiatives taken by the government to related to the water conservation? Yeah, there are several initiatives. There are policies in check. There are special programs. If we can just see the slides there, for example, setting up of Jal Shakti Ministry itself was a big step, towards conservation of water. Then you have the Clean Ganga Mission, the Namami Gange program, the river interlinking projects and all. So these are very big projects. We are very ambitious, I would say that. So if we can, these big projects, if it really works, then that's something that, that will really help our country. Besides that, besides the government, we are the ones who are going to actually implement those laws, which are brought up by the government. So it's everybody's responsibility, as I mentioned. It's every individual's responsibility to take care of, conserve water as far as possible. If it's industry
reuse, recycle, and as far as possible, circulate the Yes. resources. Don't let it go to the drains so that it ultimately goes to the oceans, which becomes unusable. So you don't want to do that. So then scientists have their role to come up with different crop varieties which will be drought resistant or flood resistant. So things like that have to be done. So every individual has a role to play, but most of what simplest thing that we can do is we should not waste water. So Right. that's what we can do. Sir, ma'am, because we don't have much time left, let's talk about the initiatives by NCERT regarding the matter. मैं बहुत जल्दी में आपको बताऊं कि हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं, जी, जहाँ भी पानी की बात आती है या जो बच्चों की, छोटे बच्चों की पुस्तकें, वहाँ पे जल के संरक्षण के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जाता है। और इस एनसीईआरटी में एक एनवायरनमेंट एजुकेशन सेल भी है, जिसके माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट बुक्स भी बनाए गए हैं। और अभी जैसा कि शिमरे जी ने कहा कि जल शक्ति मिशन की तरफ से कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उसका एक हिस्सा है कि एनसीईआरटी ने एक बच्चों की रीडिंग के लिए किताब बनाई है, वो आपके सामने है। और वही इसका नाम भी है आज वाटर एवरी ड्रॉप काउंट्स, जिसमें छोटे बच्चे भी, स्कूल के विद्यार्थी भी कैसी कैसी एक्टिविटीज़ या किस तरह के अवेयरनेस कर सकते हैं जिससे कि जल का संरक्षण हो, जल में प्रदूषण ना हो और ये सबों के लिए उपलब्ध रहे और एक तरह का अवेयरनेस विद्यार्थियों में जनरेट हो, आम जनता में जनरेट हो। तो ये प्रयास एनसीईआरटी की तरफ से भी किया जा रहा है और निश्चित रूप से चलता रहेगा। जी सर। सर, एक छोटा सा मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बस ये है कि जहाँ तक संभव हो हम जल को संरक्षित करें, बचाएं। अगर पीने का पानी भी है तो उतना ही पानी ग्लास में लें जितना हम पी सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और हमसे और हमारे दर्शकों से इतनी इम्पोर्टेंट सीरियस मैटर पे बातचीत की। और समय अब और नहीं है, इसलिए हम अपना प्रोग्राम यहीं पे रैप अप करते हैं। लेकिन ठीक 3 बजे हम एक बार फिर से आएंगे अपना एक और प्रोग्राम लेकर, और प्रोग्राम का टॉपिक होगा गुड प्रैक्टिसेस ऑफ स्कूल लीडरशिप इन बिहार एंड तमिलनाडु। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो इससे जुड़े हुए तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है NCERT ऑफिशियल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड यस, सेव वाटर। तब तक के लिए नमस्ते।